वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लास क्लासेस एज यूजुअल। जैसे आप लोग को पता है यहाँ पे चल रहा है एनडी का क्रैश कोर्स जो कि है 45 डेज का। इस 45 डेज में आज हम लेक्चर नंबर 18 डील करने वाले हैं। इससे पहले एक दो सेशन हमारे डाउट सेशन रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम डील हुई हैं उनके आपका वीडियो फॉर्मेट में आप लोग को मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है आपका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसकी आपका किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोर्ड्स में तो है ही, लेकिन जो चल रहा है यहाँ पे कंपटीशन के पॉइंट से चल रहा है, तो इसलिए आपका बोर्ड के एस्पिरेंट्स को भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं आज बहुत ही बढ़िया और मेगा कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका कि कब कौन सा फंक्शन इंक्रीज करता है, कब कैसे डिक्रीज करता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो लेक्चर डील किया है वो आपका डील किया हुआ है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और उससे पहले जो हमने डील किया हुआ है वो डील किया हुआ है हमने डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही अपने आप में काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि विदाउट डोमेन रेंज आप किसी भी फंक्शन को ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, कौन सा फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आना चाहिए। विदाउट डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका लिमिट्स कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका किसका कॉन्सेप्ट हो, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कह लें और बहुत ही चटपटा और बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिलहाल जिन लोगों ने डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो इससे पहले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कब कौन सा फंक्शन इंक्रीज करता है, कब कैसे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम यहाँ पे जनरल वे में समझते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये होने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, कब कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, कब कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इसको आप झोपड़ी मत समझ लेना है, झोपड़ी नहीं है, कॉटेज बना रखी है। ठीक है, ये किसी को नहीं लगना चाहिए कि मजाक, बिल्कुल मजाक नहीं चल रही है। ठीक है, चलो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, अब मेरी डेस्टिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, सपोज मेरे को मार्केट जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी सारे लोग दिखाया था। फिलहाल अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करता तो आपको तो मार्केट जाना नहीं होगा, क्योंकि आप तो क्या कहते हैं, आपका सारा काम तो घर वाले कर देते होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आपके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपको सपोज किसी कोचिंग क्लास में जाना है तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे। तो फिलहाल मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, तो अपना एग्जाम्पल को लेते हुए आगे कवर करते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ आपका। ठीक है, यहाँ से जाता हूँ आपका, तो ये जो ट्रैक दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका मैं ट्रैक दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाते जाते आपका पहुँच गया। ठीक है, अब इस ट्रैक को एक तरह से मान लें, जो ट्रैक है इसमें देखिए आप, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो जब आप ट्रैवल करते हैं या जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये जो पाथ की जो लेंथ है, आप जैसे देख सकते हैं कहीं कहीं पे आपका हल्का हल्का टर्न्स आ रहे हैं, कहीं पे एकदम से आपका यहाँ पे बेंडिंग आ रही है। तो जैसा दिख रहा है आपको कि कहीं कहीं पे एकदम से हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कह लें, या इसकी जो आपका ये ओरिजिनल बेस है। ठीक है, ये जो बेस लाइन है, इससे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो जो इसकी कर्व की जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, जो पाथ की जो लेंथ है, पाथ की लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूँ इस बेस लाइन से, तो जो इस कर्व की जो आपका क्या है, जो पाथ का कर्व है, उसकी जो आपका डिस्टेंस है, ओरिजिनल जो बेस लाइन है, उससे आपकी राइज कर रही है। तो यहाँ से आपको साफ देख के पता लग रहा है, अगर मैं इसको ओ पॉइंट मान लूँ, इसको ए पॉइंट मान लूँ, तो ओ से ए जो है आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका कर्व है वो राइज कर रहा है। अगर मैं ए से आपका यहाँ पे बी की बात करूँ, तो ए से बी में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, आपका जो कर्व की जो वो आपके कर्व जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी डिस्टेंस इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है।
तो उसी तरह यहाँ पे मैथ्स के जो फंक्शंस होते हैं, जब उनकी हम प्लॉटिंग कराते हैं, अब प्लॉटिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी प्लॉट कर दें, वहाँ पे उनकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। अगर आपको यहाँ, अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट जाना है तो मेरी एक ट्रैक होगा ना, यहाँ से मुखानी, मुखानी से देन मार्केट। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं कहीं भी जंप मारते हुए चला जाऊंगा आपका किसी के घर से कूदते हुए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ट्रैक दिया हुआ है जो कि आपका बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इस ट्रैक से आपको होते हुए जाना है कहीं पे, ठीक है। तो उसी तरह वो जो ट्रैक है वो डिफाइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट या आपका नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा आपका, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जब भी फंक्शन की डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं, एक डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें वो फंक्शन डिफाइन होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई सी भी वैल्यू रख देंगे वहां पे आप कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन है, ऐसा हम नहीं कर सकते ना। तो पहले से डिसाइड है कि वहां पे फंक्शन डिफाइन है। अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की बात चल रही है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं जब इसकी प्लॉटिंग करता हूं यहां पे, तो देख सकते हैं आप 0 पाई बाई 2 पाई, और दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। 0 में आपकी 0 होती है, पाई बाई 2 में राइज करती है, देन आपका पाई में डाउन जाती है, फिर अगेन 3 पाई बाई 2 माइनस वैल्यू होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो आपका डिफाइन कर रखा है, बाय द वे साइन एक्स की डोमेन क्या हुई बता रखी है, क्या होती है डोमेन? जबकि मैंने समझाया हुआ है, रटाया हुआ बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं गुरुजी, यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे ये पूरा कर्व पूरा आपका रियल लाइन में चल रहा है आपका ये, तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर आपका, ठीक है। रेंज बता दो हंसते खेलते। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, -1 से +1, ठीक है। तो डोमेन जो होती है जहां पे फंक्शन पूरी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जहां पे फंक्शन की मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर एक्सेस में, तो सब जगह डिफाइन है, तो रियल नंबर आपका आ गया। अब रेंज कहां से कहां तक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कहां तक जा सकती है? +1 तक। जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां तक जा सकता है? +1 तक। मिनिमम कहां से जा सकता है? -1 तक, ठीक है। कर्व आपका स्मूथ है, ठीक है। सब चीज चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो जो चीजें पढ़ ली सारी चेक करेंगे। डोमेन रेंज पता चल गई है। अब मेरे को बताओ कि फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है? π/2 में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ऑब्वियसली स्मूथ कर्व, मैंने बता रखा, कर्व देख के पहचान लो आप, ठीक है। अब तभी तो बता रखा मैंने, कर्व स्केचिंग क्यों बता रखी है, कर्व देख के बता दोगे, हाँ ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक स्मूथ कर्व में आसानी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, बता रखा है, ठीक है। जबकि शार्प बेंड्स में आपके 2 टेंजेंट आ जाते हैं, तो इसलिए नॉट डिफाइन होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका डिफरेंशिएबल भी, कंटिन्यूस भी, ठीक है। सारी चीजें हमने यहाँ पे चेक कर ली, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना हो डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। उस कर्व में आपको, अगर आपको कर्व देख, पहले तो कर्व आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कर्व आता है तो आप डेफिनेटली देख के बता सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि स्मूथ कर्व है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी होगा वहाँ पे, और शार्प बेंड है तो नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। ये तो आपको एक तरह से, जैसे आपके वो गीता के श्लोक होते हैं, वो रेगुलर वे में पढ़े जाते हैं, उसी तरह इन चीज़ों को दिमाग में रखो आप, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें दिमाग में रखोगे, आप वहाँ ज़्यादा टाइम खर्च करके आ जाओगे कॉम्पिटिशन में, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका π/2 में क्या है आपका, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कैसा है आपका, स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व में एक सिंगल टेंजेंट हो सकता है, तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे 0 से लेके π/2 फंक्शन को देख के बताओ कि वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। आपको कर्व दिख रहा है इसलिए आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं sin 0 sin π/2 इज ग्रेटर देन, देखो कोई भी फंक्शन चेक करना है कि आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। मैं एनालिटिकल मेथड बता रहा हूं, आपको ग्राफ नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, ये x1 x2 कोई भी रियल नंबर लाइन में पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। x2 इज ग्रेटर देन x1, देन
fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1। कब? जब फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर x2 ज़्यादा है, बड़ा है x1 से, तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू हम फंक्शन में डालेंगे। तो अगर fx2 इज ग्रेटर देन fx1 आता है तो हमारा फंक्शन बढ़ रहा होता है। अब जरा इस कर्व को देख के बताओ कि जो π/2 है और 0 है, तो π/2 आपका बड़ा है या नहीं है? जल्दी बताओ। π/2 बड़ा है नहीं है? ऑब्वियसली बड़ा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका f π/2 होगा, अब इसकी वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आएगी? f π/2 यानी sin π/2 कितना आएगा आपका? 1, और ये आपका 0। तो साफ देख के पता लग रहा है 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कंडीशन वेरीफाइड हो रही है और वैलिड है। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा कि कब फंक्शन को और इंक्रीज करेगा। अब इसी ग्राफ में ये तो कंडीशन हो गई आपकी इंक्रीजिंग की। अब इसी ग्राफ की हेल्प से हम अगली चीज चेक करेंगे। यहाँ पे अगर x2 इज लेस देन x1, अगर x2 इज लेस देन x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर x2 इज लेस देन fx1 आता है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है? डिक्रीजिंग की। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए पाई उल्टा हो गया क्या? सॉरी, हाँ, इसी के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। आप x1 यहाँ पे रखिए और x2, वो तो फिर वही कंडीशन डिसाइड हो जाएगी, इंक्रीजिंग की हो जाएगी आपका। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे fx1 इज ये वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं π/2। x1 क्या है आपका? हाँ, x1 आपका क्या है? π/2। यहाँ पे रखिए, ये आपका π/2 और यहाँ पे ये x2 कितना है? पाई। ठीक है, अब बात चल रही है sin x फंक्शन की। अब बताओ sin π/2 कितना होता है? क्या ये वेरीफाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? sin π/2 इज लेस देन sin पाई। तो जैसा देख सकते हैं sin π/2 आपका 1 होता है और sin पाई आपका 0 होता है। हैं? fx1 इज ग्रेटर देन, तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। हाँ, रुक जाओ अभी। तो जरा इस ग्राफ में देख के देखते हैं। यहां पे देखो आपका पाई आपका क्या है? यहां पे पाई इज ग्रेटर देन π/2। f पाई इज लेस देन f π/2। ठीक है, तो यहाँ पे f पाई कितना हो जाएगा बताओ? ये 0 हो गया और f π/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी? डिक्रीजिंग की। कब? अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज लेस देन fx1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ से ग्राफ से देख के हमने बताया, तो आपको यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा फंक्शन था, वहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के ये आया कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कब करता है? कोई भी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कब करता है? तो फंक्शन आपका इंक्रीज तब करता है फंक्शन आपका इंक्रीज तब करता है जब x1, जब आपका इंक्रीजिंग कंडीशन लिख लेते हैं, जब आपका x2 इज ग्रेटर देन x1 तो उसके करस्पॉन्डिंग fx2 इज ग्रेटर देन fx1। ठीक है, और डिक्रीजिंग की कंडीशन बन के आती है आपकी x2 इज ग्रेटर देन x1 तो उसकी करस्पॉन्डिंग fx2 शुड बी लेस देन fx1। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपका डिक्रीज तभी होगा जब आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है, रियल एक्सेस में वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये कंडीशन है आपकी इंपॉर्टेंट डिक्रीजिंग की। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे फंक्शन ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं?
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फिलहाल इसको नोट करिए, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आता है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स डील करने वाले हैं, ये देना मेरे को कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताइए y इज इक्वल टू, अगर मैं 10x की बात करूँ, y इज इक्वल टू 10x की बात करूँ, जरा यहाँ से देख के बताना y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होता है? यही होता है, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज प्लस पाई बाई टू, ठीक है, और ये आपका 0 है। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि बताइए कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी आपका अगर मैं चेक करूं, इसकी डोमेन जरा बताइए आप पहले मेरे को, डोमेन क्या होगी ना, ऑड नंबर कैसे, पाई बाई टू में आपका क्या है डोमेन, क्या बताई थी मैंने इसकी, r माइनस सेट ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू है, पाई बाई टू में वो है ना आपका क्या नॉट डिफाइन है, पाई बाई टू में नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी बताओ, माइनस पाई बाई टू से, मतलब पाई बाई टू में नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे बताओ ना पाई बाई टू में नॉट डिफाइन है, तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2n पाई ऐड कर लो ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वहाँ से इसके निकल, फिलहाल इसकी जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, मतलब पाई बाई टू जितनी भी है सबको हटा दो, ठीक है, तो 2n प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। तो डोमेन ये होगी, रेंज बताओ इसकी कितनी होगी, ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे रेंज हो जाएगी, ठीक है, ये तो रेंज होगी। अब मेरे को बताओ आगे क्या कर सकते हैं, फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, अगर मैं बात करूं कि अपनी ये, हाँ ये माइनस पाई बाई टू को बोलेगा कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ये बताओ मैंने माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इसको क्लोज इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो आपको बताना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका बताओ। कैसे चेक करेंगे, वही तरीका है, यहां पे माइनस पाई बाई टू है, आप चेक करो ये क्या है, यहां पे माइनस पाई बाई फोर ले लो, ठीक है, और इससे पहले क्या ले लो आपका ये, और क्या होता है, और कोई वैल्यू ले लो, दो वैल्यू ले लो, ठीक है, ये माइनस पाई बाई फोर हो गया, इसको आप यहाँ पे ले लो आप माइनस पाई बाई सिक्स, और ये माइनस पाई बाई फोर। मेरे को बताओ माइनस पाई बाई सिक्स बड़ा है, ऑब्वियसली माइनस पाई बाई सिक्स ही बड़ा होगा, जीरो के निगेटिव वैल्यू जो इतनी क्लोज है, तो माइनस पाई बाई सिक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर। तो बताओ 10x है, तो बताओ 10 ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स ग्रेटर देन 10 ऑफ माइनस पाई बाई फोर, सही है। 10 पाई बाई सिक्स कितना होता है, कितना होता है 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/, ये टेबल ही बोल लो, और यहाँ पे बताओ 10 पाई बाई फोर माइनस 1, ठीक है, माइनस कर लो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाए 1/√3, हाँ तो कितना आ जाएगा बताओ √3 इज ग्रेटर देन 1। तो बताओ क्या निकल के आ रहा है सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग कर रहा है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग माइनस पाई बाई सिक्स इज ग्रेटर देन
-5 तो उसके करस्पॉन्डिंग √3 इज ग्रेटर देन 1, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आप यहां पे चेक करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे करेंगे, ठीक है, तो उसके वैल्यू मिलेगी। तो जहां पे एक पॉइंट यहां पे ऐसा आ रहा है जहां पे फंक्शन ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, 0। एक पॉइंट यहां पे ऐसा आ रहा है जहां पे फंक्शन ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन ना ही इंक्रीज करता है और ना ही आपका डिक्रीज करता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है, क्योंकि देखो अगर ये इंक्रीज कर रहा होता तो -π/2 से +π/2 पूरा इंक्रीज करना होता ना इसको, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका ये पॉइंट निकल के आता है वो क्या होता है आपका, है तो वो डिक्रीज कर रहा है ना। फिर अगर तुम 0 से -π/2 लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने है मैं कहां से चल रहा हूं, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया ना। अगर मैं 0 से -π/2 लेता हूं उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं -π/2 से 0 ले रहा हूं तब उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, मैं इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ना ही इंक्रीज कर रहा है, मतलब ना ही इंक्रीज कर पा रहा है, मतलब एक से इंक्रीज कर रहा है और दूसरी साइड आपका डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अगर मैं 0 से लेके -π/2 लेता हूं तो वहां पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहां से लेके क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे इस पॉइंट में खड़ा हूं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, एक ऐसा पॉइंट अगर मैं लेफ्ट साइड की साइड चलूंगा तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और राइट साइड चल रहा होगा तो आपका इंक्रीज हो रहा होगा, और चेंज भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लूँ, y = -10x ले लूँ, तब डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी, लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा, राइट साइड में डिक्रीज होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ क्या हुई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट फ्रॉम विच लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन में बी इंक्रीज और डिक्रीज, एंड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फंक्शन में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर वहां पे इंक्रीज कर रहे हो तो अगली साइड में डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर आपका लेफ्ट साइड आपका डिक्रीज हो रहा है तो अगली साइड इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत एक बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट साइड बढ़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ूंगा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट हैंड साइड में चलूंगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव करूंगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड बढ़ूंगा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, अगर राइट साइड बढ़ रहा हूँगा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया और स्पेसिफिक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और कमाल की बात तो है कि यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होता है, टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ ना, ये कैसा पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट भी नहीं है। टर्निंग पॉइंट में स्लोप 0 होता है, जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो ये है आपका अच्छा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इससे पहले डील किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्कूल में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चेक द गिवन फंक्शन वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चेक द गिवन फंक्शन वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, f(x) = x³
एक्स क्यूब माइनस एक्स, also find the point from which it is increasing and decreasing. इन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन आपका कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं आपका। तो ये इन फंक्शंस को आपको बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले हम इसमें डोमेन में चेक करेंगे, बाकी मैंने डोमेन बता रखी है कि आपको डोमेन कैसे निकालनी है, तो डोमेन में ही चेक करना है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट्स में नहीं, केवल डोमेन में चेक करना है। तो इसके आंसर बताइए, ऑलरेडी ग्राफ डील कर लिया, बाकी कोई डाउट नहीं अगर आपको होगा इससे रिलेटेड तो मैं इसका सॉल्यूशन आपका स्पेसिफिकली अलग से बना दूंगा, तब तक आप इनको सॉल्व करिए। तो मिलते हैं एक बढ़िया से एक अच्छे से हेल्दी लेक्चर में एनडीए के क्रैश कोर्स।